हमारा आज का लेक्चर लास्ट ऑफ द सीरीज इज अबाउट हाउ टू सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंशन का जो क्वेश्चन होता है बेसिकली उसके नाम से आपको आइडिया हो जाना चाहिए दैट यू हैव टू कॉम्प्रिहेंड सर्टेन थिंग्स। होता क्या है, वहां पे एक या दो पैराग्राफ दिए होते हैं और आपने उन पैराग्राफ्स के नीचे कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, 4 या 5 क्वेश्चन होते हैं, वो आपने उन क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। मतलब यू हैव टू कॉम्प्रिहेंड व्हाट इज रिटन इन द पैसेज, जो भी पैसेजेस हैं, एंड यू हैव टू कॉम्प्रिहेंड व्हाट द पेपर चेकर इज आस्किंग यू इन दोज क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस में जो भी आप लोगों को चीज समझ आती है उसके मुताबिक आपने उस पैराग्राफ में से फैक्ट लेकर या जो भी इंफॉर्मेशन है वो लेकर आपने जवाब देना होता है। सो कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज ये है कि दो अप्रोचेस होती हैं उसको रीड आउट करने की, उसको कॉम्प्रिहेंड करने की। एक अप्रोच बॉटम अप अप्रोच है, जिसमें आप क्या करते हैं, आप पहले बॉटम से क्वेश्चंस रीड करते हैं, फिर आप उसके आंसर्स उस पैसेज में ढूंढते हैं। एक ये अप्रोच है। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप पहले पैसेजेस को पढ़ लेते हो, प्रॉपरली उसको अंडरस्टैंड कर लेते हो, फिर आप क्वेश्चंस की तरफ जाते हो, क्वेश्चंस को पढ़ते हो और फिर आप उनके आंसर्स ढूंढते हो। सो ये आपने अपनी स्ट्रेंथ डिफाइन करनी है, विच वन इज बेटर फॉर यू गाइस, कि पहले आपने क्वेश्चंस पढ़ने हैं फिर उनके मुताबिक आंसर्स ढूंढने हैं, या पहले आप पैसेजेस को पढ़कर फिर क्वेश्चंस पढ़कर फिर आंसर ढूंढेंगे। सो ये स्ट्रेंथ आपने डिफाइन करनी है। आई एम नॉट अ गुड पर्सन टू डू दैट, लेकिन मैं ये एटलीस्ट बता सकता हूं कि टॉप टू बॉटम अप्रोच इज बेटर वन, जिसमें आप पहले पैसेजेस पढ़ें, उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें और उसके बाद क्वेश्चंस पढ़ के फिर उनके आंसर देने की कोशिश कीजिए। एक चीज तो ये होगी। दूसरे नंबर पे इसमें टाइम मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। पूरा जो प्रेसी का पेपर होता है, प्रेसी एंड कंपोजिशन का, उस सारे में आपने टाइम मैनेजमेंट को मद्देनजर रखना होता है कि आपको पता होना चाहिए कि मैंने प्रेसी के पे 30 मिनट्स लगाने या 35 मिनट्स लगाने हैं, मैंने कॉम्प्रिहेंशन पे 20 मिनट लगाने हैं, मैंने एनालॉजीज पे इतना टाइम लगाना है, मैंने करेक्शंस पे इतना टाइम लगाना है। आपको एग्जैक्ट टाइम प्लान आपके पास होना चाहिए। सो ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग कहें जी के पास हो जाएगा, कोई मसला नहीं, हम लोग मैनेज कर लेंगे। टाइम मैनेजमेंट पहले से डिसाइड करनी है आपने। 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपका नॉलेज, आपकी रीडिंग और राइटिंग स्किल्स और आपकी टाइम मैनेजमेंट। नॉलेज इस हवाले से नहीं कि आपने कोई आउटसाइड नॉलेज यहाँ पे पुट अप करना होता है, नहीं। नॉलेज इस हवाले से कि वही बातें जो पैसेज में कही गई हैं उनको अपने अल्फाज में कैसे लिखना है। क्या आपके पास इतनी वोकैबुलरी या इतना इंफॉर्मेशन मौजूद है कि आप उसी बात को जो उसने की हुई है एक अंदाज में, दूसरे अंदाज में वही बात आप कर सकें। राइटिंग और रीडिंग स्किल्स, रीडिंग कि आपने उसको किस तरह कॉम्प्रिहेंड किया, आपने उसको किस तरह उसको रीड करके अंडरस्टैंड किया। उसमें कहीं पे एनालिसिस दिया हुआ होगा, कहीं पे कंपैरिजन दिया हुआ होगा, कहीं पे कुछ होगा, कहीं पे कुछ होगा, तो आपने उन सारी टेक्निक्स को अंडरस्टैंड करना है। और राइटिंग ऑब्वियसली फिर उसके बाद आपके ऊपर आता है कि आप राइटिंग में आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है, एक्सप्रेशन कैसा है, इजीली आप अगले तक मैसेज कन्वे कर सकते हैं या उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। हमारे इसी ग्रुप में एक स्टूडेंट है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, मैं ग्रुप में मेंशन करूंगा। शी राइट्स राइट, ठीक लिखती है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स होता है। मेरे ख्याल में शबनम है जब वो प्रेसी कर रही होती है, स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मतलब वो अपनी तरफ से ठीक कन्वे कर रही होती है, लेकिन जो रीडर होता है उसको वो कंप्रीहेंड करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। शायद मैं निकम्मा हूं, मुझे समझ नहीं आती। बहरहाल ये मामला है। और तीसरे नंबर पे टाइम मैनेजमेंट, जो मैंने आपको पहले बता दिया, यू हैव टू डिसाइड व्हिच थिंग टू राइट एट व्हाट पॉइंट। नॉर्मली जो मैं रिकमेंड करता हूं, सबसे पहले प्रेसी कीजिए, फिर कॉम्प्रिहेंशन कीजिए, जो बड़े, फिर ट्रांसलेशन कर लीजिए। जो बड़े और टाइम कंज्यूमिंग और ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं वो पहले कीजिए, और जो छोटे जल्दी होने वाले और कम मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं वो उनको उसी तरह रिलेटिवली आखिर पे कीजिए। कॉम्प्रिहेंशन के हवाले से एक चीज ध्यान में रखिए, प्रैक्टिस लाजमी कीजिए।
समटाइम्स ऐसे लगता है आपको कि चूंकि आपने वो क्वेश्चंस के आंसर ही करने हैं, वहीं पे डाटा दिया हुआ है, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बिग डील, लेकिन इट इज गोइंग टू बी अ बिग डील। जब आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो प्रैक्टिस लाजमी कीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए आगे कहां से आपने प्रैक्टिस करनी है वो मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, वोकैबुलरी इंप्रूव कीजिए। मैं आपको पहले टेक्निक बता चुका हूं, हाउ टू इंप्रूव योर वोकैबुलरी। मेरा ख्याल है एक लेक्चर में मैं बता चुका हूं, बता दें? सर दोबारा बता दें, याद नहीं आ रही, मेरे हाल में नहीं बताया। एग्जैक्टली वो लिस्ट बनाने वाला मैंने बताया था कि आप डेली बेसिस पे एक टारगेट रख लीजिए, 1 या 2 या 3 वर्ड्स आपने डेली बेसिस पे तैयार करने हैं, उसको किसी कॉपी में लिख लिया करें। फिर उसको आप जो डेली राइट अप करते हैं उसमें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें, उसमें लिखने, मसलन आज आपने 2 वर्ड्स तैयार किए, उन 2 वर्ड्स को अपनी राइटिंग प्रैक्टिस में लाने की कोशिश कीजिए। फिर कल आप 2 मजीद वर्ड्स तैयार करेंगे तो राइट अप में आप 4 वर्ड्स को ऐड करेंगे। परसों आप 2 मजीद वर्ड्स नए तैयार करेंगे। राइट अप में आप वो पहले 2, दूसरे 2, तीसरे 2, 6 वर्ड्स तैयार करेंगे। फिर उससे अगले दिन 8, फिर उससे अगले दिन 10, फिर उससे अगले दिन 12, फिर उससे अगले दिन 14। तो बेसिकली होगा क्या, द वेरी फर्स्ट वर्ड, जो 2 वर्ड्स आपने तैयार किए उनको आप तकरीबन 7 दफा प्रैक्टिस कर चुके होंगे, जो कि आपके सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाएंगे। दैट इज इजीएस्ट वे टू रिमेंबर वर्ड्स, और उनकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। और फिर जब अगला हफ्ता शुरू हो तो फिर आप नए सिरे से शुरू कर लें, 2 नए वर्ड्स, फिर 2 नए वर्ड्स, इसी तरह उसको आप चलते रहें। और पूरे साल में आप फिर डेली 2 वर्ड्स, तो आप साल में 600 प्लस आपकी वोकैबुलरी में चीजें ऐड हो जाएंगी। ये मैंने पहले डिटेल में बताया था, इसलिए अभी मैंने वो शॉर्टकट बता दिया। अच्छा, जब आप रीड कर रहे हो, रीडिंग प्रैक्टिस में एक आदत बनाई। हम लोग बचपन में जब कुरान पाक पढ़ते थे, आप लोगों को शायद याद हो, तो हमें डांट के कहा जाता था कि जो लफ्ज पढ़ रहे हो उसके ऊपर उंगली रखो। मुझे आज तक इस लॉजिक की समझ नहीं आई थी कि उसके ऊपर उंगली रखने की क्या पीछे सेंस बनता है, लेकिन अब मुझे उसकी समझ आई है कि जब आपका ब्रेन, आपकी आईज और आपके हैंड्स इन कोलैबोरेशन वर्क कर रहे हो, तो तब आप बार बार कॉलिंग करते हैं, बिजी करने के बावजूद इस फॉर्म को समझ आती है। जब आपके हैंड्स, आपकी आईज और आपकी ब्रेन इन कोलैबोरेशन वर्क कर रहे हो, तब आपकी कॉम्प्रिहेंडिंग पावर इंक्रीज हो जाती है। जब आपका हाथ किसी इधर इधर बिजी है, आपकी आईज कहीं और है और ऐसे बस गोल मोल करके आप चीजें पढ़ रहे हो, तो उसको अंडरस्टैंड करना, उसको डाइजेस्ट करने में आपको उतनी आसानी से वो डाइजेस्ट नहीं होता जितनी आसानी से वो होना चाहिए। सो जब भी आप कंप्रीहेंशन रीड कर रहे हो या जर्नली कोई चीज रीड कर रहे हो, तो कोशिश करें अपने हैंड को कोलैबोरेशन में, आप वो पेंसिल को क्लोज करके उस पेंसिल से भी आप उसको रीड आउट कर सकते हैं। ये समझने के लिए चीज इजी होती है और अपनी इंटरेस्ट उसके अंदर कायम रखने के लिए जरूरी होती है। इसी दौरान आप नए वर्ड्स भी सीख ले रहते हो। फिर कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए वोकैबुलरी इंप्रूव कीजिए, बिकॉज वोकैबुलरी की इंप्रूवमेंट आपको प्रेसी में भी हेल्प आउट करेगी, आपको एसे में भी हेल्प आउट करेगी, आपको कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प आउट करेगी, आपको ट्रांसलेशन में हेल्प आउट करेगी, आपको सारे पेपर्स में हेल्प आउट करेगी। जब आपके राइटअप में रेपिटेशन ऑफ आइडियाज या रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स नहीं होता, तो वो आइडियाज ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, चाहे कितने सिंपल वर्ड्स ही क्यों ना यूज हुए। अगर रिपीटेड वर्ड्स नहीं है तो वो खूबसूरत लगेंगे, उनका आउटलुक खूबसूरत हो जाती है। सो पहले नंबर पे तो वोकैबुलरी इंप्रूव कीजिए। दूसरे नंबर पे जितनी ज्यादा आप रीड और सॉल्व कर सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन उतनी कीजिए। बेस्ट वे इज कि आप अपने घर में, अपने हॉस्टल में, जहां पे भी रहते हो, किसी आपके पास जो भी पढ़ा लिखा बंदा है, उसे कोई एक पैसेज किसी किताब में से भी निकाल के दीजिए, थोड़ा लंबा पैसेज हो, और उसे बोलें कि इसमें से 4-5 क्वेश्चंस बना दो और आप उसके आंसर्स लिखो। अब वो जब भी कोई बंदा क्वेश्चंस बनाता है तो ऑब्वियसली उसके ज़हन में उसके जवाबात होते हैं, क्योंकि उसने वो पैसेज पढ़ा हुआ होता है। तो वो फिर आपको उसमें से जज करेगा कि आपके जवाब किस हद तक उसके माइंड से मैच कर रहे हैं। जो जिसने पैटर्न वो बनाया, जिसने क्वेश्चंस निकाले, उसके साथ आप कितना पैचअप कर रहे हो। तो ये एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है।
फिर जब आप पैसेजेस सॉल्व कर रहे हो तो किसी एक ही किताब को लेकर सॉल्व करना ना शुरू कर दीजिए, डिफरेंट फील्ड्स ऑफ नॉलेज से कीजिए। कोई साइंस की किताब उठा लीजिए, कोई आर्ट्स की, कोई लिटरेचर की, कोई फिलोसफी की, कोई रिलीजन की, इकोनॉमिक्स की, पॉलिटिक्स की, डिफरेंट फील्ड्स ऑफ नॉलेज में से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए इजी होगा। नहीं तो अगर पेपर में कोई फिलोसफिकल आ गया, जैसे वो 2006 की आपने प्रेसी सॉल्व की थी, वो कितनी उसमें फिलोसफर्स थे और कितनी वो कॉम्प्लिकेटेड सी थी, तो वो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता बंदे को वो कॉम्प्रिहेंड करना। अगर आपने प्रैक्टिस की हुई हो उस तरह की चीजों को समझने की तो वो फिर आपके लिए इजी हो जाता है। फिर जब आप कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर रहे हो, जब आप कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर रहे हो, हर वर्ड का मीनिंग जानना जरूरी नहीं होता, बिकॉज जो उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है लाजमी नहीं वो ईच एंड एवरीथिंग आपकी पैसेज में से पूछ रहा है। हो सकता है उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें जो वर्ड आपके लिए मुश्किल लग रहा है आपको, वो वर्ड का कहीं अमल दखली ना हो। तो अगर कोई वर्ड कॉम्प्लिकेटेड बीच में आ गया जिसकी आपको समझ नहीं आ रही, तो उसको कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश कर लीजिए, वेग आइडिया गैस लगा लीजिए, उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। डिक्शनरी खोल के बैठ जाओ, ये काम करना शुरू कर दो, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप साथ में वोकैबुलरी इंप्रूव कर रहे हो, नया वर्ड आ गया तो आप उसको अपनी वोकैबुलरी में लाजमी ऐड कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन के लिए अगेन असूल है, यू आर नॉट सपोज्ड टू ड्रॉ एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड नॉलेज। एक चीज भी आप बाहर से नहीं लेके आएंगे, जो ओरिजिनल पैसेज में डाटा इंफॉर्मेशन दी हुई है सिर्फ उसी में से जवाब होगा, आप अपनी तरफ से कोई चीज ऐड नहीं करेंगे। कभी भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, कभी भी पैनिक नहीं करना, डरना नहीं है, खौफ में नहीं आना, उससे आपकी परफॉर्मेंस 30, 40, 50% कम हो जाती है। मतलब इफ यू आर सपोज्ड टू परफॉर्म फॉर 70 मार्क्स, अगर आप डर रहे हो तो यू विल कम डाउन टू 40, 35 मार्क्स। परफॉर्मेंस आपकी इतनी मुतासर होती है डर की वजह से। टेक इट जस्ट लाइक एनी अदर एग्जाम, मेहनत पूरी करें, तवज्जो पूरी दें, लेकिन डरे मत कि पता नहीं क्या हो जाएगा, बिकॉज millions of billions of ways are there from your current movement to your grave। अभी जहां पे आप बैठे हुए हो, जिस पोजीशन में भी हो, कोई टीचर है, कोई लेक्चरर है, कोई वेला है, जो कुछ भी है, यहां से लेकर आपकी कब्र तक हजारों लाखों रास्ते जाते हैं, एंड बीइंग सीएसपी इज जस्ट वन ऑफ देम। व्हाट मैटर्स इन द एंड इज कि आपके पास रिस्पेक्ट है, आपके पास ऑनर है, आपके पास लोगों को आप हेल्प कर रहे हो या नहीं कर रहे। तो सीएसएस को अपने सर पे सवार करके एग्जाम हॉल में नहीं जाना, रिलैक्स रहकर अमन से, सुकून से, शांति से आपने एग्जाम हॉल में बैठना है। कुछ भी नहीं होता अगर सीएसएस नहीं होता। मेहनत फुल कीजिए, लेकिन इन द एंड देयर इज अ सुप्रीम पावर जिसने डिसाइड किया हुआ होता है आपके रोल का। आपकी मेहनत को वो जाया नहीं करता, आपका रोल डिसाइड करता है वो, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने मूव ऑन करना होता है। कॉम्प्रिहेंशंस के हवाले से जब आप क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हो तो कोशिश कीजिए कि आप फ्रेज ऑफ द क्वेश्चन से अपना आंसर स्टार्ट करें। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज सॉल्यूशन टू पॉवर्टी। So best way is आप ये लिखें the solution to poverty according to author is, या according to author the solution to poverty is, आगे जो भी उसमें से आप ले लें, वो जो मैसेज है, जो इंफॉर्मेशन है, वो वहां पे अपने अल्फाज में कोट कर दीजिए। या आप उसको इस तरह भी कर सकते हैं, उसने चूंकि कहा the solution to poverty, आप वर्ड्स चेंज कर सकते हैं as per the author to mitigate poverty or to resolve the issues related to poverty। मतलब इस तरह आप उसको एग्जैक्ट वो आप टर्म्स यूज नहीं करें, थोड़ा सा चेंज करके फ्रेज ऑफ द क्वेश्चन से अपना जवाब देना की कोशिश कीजिए। दूसरे नंबर पे पैसेज में कौन सा टेंस यूज हुआ है ये मैटर नहीं करता। आपका जवाब हमेशा उस टेंस में होगा जिस टेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अगर क्वेश्चन पास्ट टेंस में है तो आपका आंसर भी पास्ट टेंस में होगा, क्वेश्चन प्रेजेंट में है आपका आंसर भी प्रेजेंट में होगा। और कोशिश कीजिए कि आप फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन को यूज ना करें, थर्ड पर्सन में सॉल्व करने की कोशिश करें। अब अगर कॉम्प्रिहेंशंस के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।